नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शाह, इंडियन सेंटर फॉर स्पेस से आज हम आदित्य एल मिशन पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ वाले, डॉक्टर देवेंद्र मिश्र, प्रोफेसर संदीप चक्रवर्ती एंड डॉक्टर अमृता साह। एंड अभी ये मिशन कल सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए जो लॉन्चिंग वेहिकल हम यूज़ करने जा रहे हैं वो PSLV होगा। और इस मिशन को पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा और जिस पॉइंट पर ये पहुंचेगा उस पॉइंट को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, जिसे लैग्रेंज L1 पॉइंट है। इसके बारे में एक प्रश्न मेरे दिमाग में है जो मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि ये लैग्रेंज L1 पॉइंट है क्या और इस पॉइंट पर ही हम क्यों भेज रहे हैं और इसकी जो अर्थ के साथ पृथ्वी के साथ जो दूरी है वो कितनी है। लैग्रेंज के बिंदु मुख्यतः टू बॉडी सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर टू बॉडी सिस्टम हम अर्थ और सन की बात कर रहे हैं, तो उसमें 5 लैग्रेंज बिंदु हैं, L1, L2, L3, L4, L5। तो लैग्रेंज बिंदु का मतलब जब दो हेवनली बॉडी यानी अर्थ और सन का जो गुरुत्वाकर्षण पुल है उस बिंदु पर अगर वो अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, जो अभिकेंद्री बल उस ऑब्जेक्ट को इन दोनों हेवनली बॉडी के साथ मूव कराने के लिए आवश्यक होता है, तो एक तरह से हम उसको संतुलन की तरह से देख सकते हैं उस बिंदु को। इसीलिए आदित्य मिशन जो है वो उस बिंदु पर उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसको वहाँ पर रखने का और भी जो मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि वो बिना किसी इक्लिप्सिस के, बिना किसी रुकावट के वो लगातार अधिक समय तक उसकी मॉनिटरिंग करता रहेगा। यानी जो सूर्य की सतह पर लगातार जो गतिविधियाँ होती रहती हैं, जैसे सौर तूफान है, सौर कलंक हैं, सौर ज्वालाएँ हैं, तो जो ये निकलती हैं तो इनको लगातार मॉनिटर करने की आवश्यकता है, तो बिना रुकावट के वो कर सकता है। और दूसरा उसके लिए जो फ्यूल कंजम्पशन रेट है वो भी वहाँ पर कम रहेगा, तो लंबे समय तक ये बिना किसी रुकावट के ये मिशन चलता रहेगा। तो L1 और L1 जो पृथ्वी से उसकी दूरी है 15 लाख किलोमीटर की उसकी दूरी है, जो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी का सिर्फ 1% है। अगला प्रश्न ये है कि हम इसमें कितने पेलोड्स को भेज रहे हैं। तो इसमें मुख्यतया हम 7 उपकरण भेज रहे हैं, यानी पेलोड ये इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मुख्य रूप से VLC विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जो कि उसके कोरोना रीजन की इमेजिंग करेगा, यानी कि कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, उसके बारे में मुख्य रूप से वो जानकारी देगा, उसकी इमेजिंग होगी। और दूसरा सूर यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, उसका भी मुख्य रूप से डिस्क का इमेजिंग करना। और दूसरा उसमें जो तरंग दैर्ध्य की रेंज होगी, वेवलेंथ की जो रेंज होगी 200 से 400 नैनोमीटर तक, वो विभिन्न फिल्टरों को उसको लगातार उसकी इमेजिंग करेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई भी स्पेस मिशन नहीं हुआ है जिसमें सन की इस तरंग दैर्ध्य रेंज में इमेजिंग की गई हो। तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट ये है। और इसमें हाई एनर्जी जैसे हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक्सरे फ्लेयर की स्टडी करने के लिए जो उसमें एक्सरे फ्लेयर्स आते हैं, उठते हैं, और जो उसके साथ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स जो एक्सेलरेट करते हैं, तो उनका एनर्जी एस्टिमेट करना, उसके एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखना, ये सब ये इंस्ट्रूमेंट करेगा। इसके अलावा जैसे और जो पापा यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य और एस्पेक्स है, वो ये दोनों पार्टिकल एनालाइजर की तरह से वहाँ पर काम करेंगे, यानी कि प्रोटॉन डिटेक्शन, इलेक्ट्रॉन डिटेक्शन और हेवियर आयंस जो उसके होंगे, तो ये इसमें मुख्य रूप से वो काम करेंगे। और मैग्नेटोमीटर जो कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर किस तरह से वो वहाँ पर चेंज हो रहा है, तो इन सभी का अध्ययन हम इनके द्वारा कर पाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन प्रोफेसर आशीष को करना चाहता हूँ कि ये इंडियन साइंस में क्या, ओवरऑल साइंस में क्या क्या अवदान रखेगा, मीन्स फिजिक्स, हम क्या क्या फिजिक्स इससे समझ पाएंगे जो जनरल जा रहे हैं इस मिशन पे। तो जैसे आपका
इंस्ट्रूमेंट है आपका, जिसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कोरोना के अध्ययन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कोरोना का जो तापमान है वो लगभग 1,00,000 केल्विन या उससे भी ज़्यादा है, जबकि फोटोस्फीयर है और जो लोअर लेवल्स हैं सन के, वो उनका जो तापमान है वो लगभग 6,000 केल्विन के आसपास है। तो इसका भी अध्ययन किया जाएगा, ये कैसे कोरोनल हीटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसका एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, जो एक्चुअल रीजन है वो हम उसको पता करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा मिशन पहले भी नासा के द्वारा किया जा चुका है सन 70 में, और उसके बारे में मैं प्रोफेसर चक्रवर्ती से इसका डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट जो है, इसमें तो एक जो है कोरोनाग्राफ, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो सूरज को देखने के लिए आपको कोरोनाग्राफ चाहिए, क्योंकि आपको इसको आपको कवर करना है। एक चीज इधर किया है जिन्होंने, जो थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि जो कोरोनाग्राफ के लिए जो डिस्क है, देखिए अगर आप सूरज को आप ब्लॉक करेगा तो आप समझ सकते हैं कि इससे भी आप ब्लॉक कर सकते हैं सूरज, ठीक है ना। तो अगर सूरज को ब्लॉक करेगा तो उसके साइड में जो कोरोना है वो कोरोना से डेटा आएगा कोरोना से। अगर पृथ्वी से वेट कर आप करेगा तो स्कैटर्ड लाइट आएगा, कोरोना आप नहीं देख सकेगा। तो अगर स्पेस में है तो अगर वो आपका सूरज का अगर जो डिस्क है उसको ब्लॉक कर देगा तो उनका कोरोना सच्चा साफ दिखा जाएगा। इधर उन्होंने क्या किया है, कोरोना थोड़ा सा सूरज की जो डिस्क है वो लगभग 38 मिनट है, स्काई में 38 मिनट है, चंद्रमा भी से 38 मिनट है, इसलिए एक चीज भी होता है, एक को कवर भी करता है। इधर जो किया है वो 38 मिनट तो ब्लॉक करने के बजाय उन्होंने 5% थोड़ा सा बड़ा किया है, जो ब्लॉक करने वाला जो डिस्क है ना, ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा किया है ताकि सचमुच सूरज से जो सेंट्रल वाला जो डिस्क है वो सचमुच ब्लॉक हो जाए। अगर सचमुच नहीं ब्लॉक होने से इधर उधर अगर होएगा तो मेन डिस्क के अगर डायरेक्ट रेडिएशन आ जाएगा तो जैसे आपको सोलर इक्लिप्स से पता चलता है कि आप खाली चौक में आंखों में आप नहीं देखना है, क्योंकि अगर जो बेलिस बीट नहीं तो डायमंड रिंग अगर आ जाएगा तो उसमें भी आपको रेटिना डैमेज हो सकता है। ऐसे ही अगर थोड़ा सा वाइब्रेशन के लिए कुछ पॉइंटिंग एक्यूरेसी अगर नहीं होगा तो उधर डायरेक्ट रेडिएशन अगर आ जाएगा तो पूरा एपरेटस बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इसरो ने क्या किया है, 5% ज्यादा 5% ज्यादा किया है इसका साइज। सूरज का जो रेडियस डायमीटर है 1400,000 किलोमीटर है, उसके बजाय वो क्या कवर करेगा 1470,000 किलोमीटर। इसलिए दोनों साइड में 35,000 किलोमीटर का डेटा नहीं आएगा, क्योंकि वो भी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद कोरोना आएगा। तो कोरोना को जो आपका जो उन्होंने जो बताया ये अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आएगा, इमेजिंग आएगा, वो सूरज के सरफेस से 35,000 किलोमीटर बाद से आएगा, लेकिन सचमुच सरफेस से नहीं आएगा, क्योंकि बहुत रिस्की बिजनेस है। सरफेस से अगर एग्जैक्टली अगर कवर करेगा तो वो हो सकता है पॉइंटिंग में प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्टली आ जाएगा। सिमिलरली अल्ट्रावायलेट डिस्क आपका आता है वो भी नासा पूरा हमेशा कॉन्टिन्यूसली लेता है, लेकिन हो सकता है इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है। और जो पापा जो है वो नासा कर चुका है बहुत पहले। हाई एनर्जी लो एनर्जी रेडिएशन हमेशा ही आदमी लेता ही जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो मैं हमारा इंटरेस्टिंग बात जो है, जो लो हाई एनर्जी जो किया है उनका साइंटिस्ट है डॉक्टर मनोज नंदी, मेरे पास पीएचडी किया है, वो आईसीएस में उन्होंने 8 वर्ष थे। जो मैट जो इक्विपमेंट किया है बीपी यादव, जो मैग्नेटिक फील्ड है और उनका ग्रेडियंट मापेगा ना, तो वो भी हमारा इधर ही साइंटिस्ट थे 5 वर्ष के। सो हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है, हम लोग मैन पावर बनाता है जो इसरो के अंदर अभी हम इधर से 4-5 आदमी इसरो में काम करता है, डिफरेंट सेंटर में, पीआरएल में, विक्रम साराभाई में। सो हमका एक कंट्रीब्यूशन है। इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये जो कोरोना है इसका स्टडी के लिए, ये सब अध्ययन के लिए इतना बातचीत हो रही है, कोरोना का अध्ययन इतना जरूरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप क्या कहते हैं?
देखिए खूब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। जो सेंटर में तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, आपका कोड जो है इधर है 1400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर का साइज है, इसके जो 1/4 साइज जो है उसमें आपका हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे बॉम्ब हो रहा है, फूट रहा है ना। तो एक सेकंड में 10⁻12 ग्राम मैटर को डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी एनर्जी आपका कॉन्वेक्टिव एनवेलप जो है रेडिएटिव कोर कॉन्वेक्टिव एनवेलप जो है वो एनवेलप बजाय उन्होंने सरफेस में आ जाता है। ये जो आ जाता है, इसके बाद जो कोरोना प्लाज्मा है उनका कूलिंग मैकेनिज्म अच्छा नहीं है। देखिए अगर आप कोई हीट, आपको कोई सोर्स हीट का सोर्स है, वो सोर्स तो चलते रहता है, हाइड्रोजन बॉम्ब तो फोड़ नहीं रहता है सेंटर में, वो बॉम्ब आता है, रेडिएशन आ जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा है उनका कूलिंग का प्रोसेस बहुत इनएफिशिएंट है। इसीलिए उनका टेम्परेचर ज्यादा होना होता है, क्योंकि उनको कूल नहीं कर पाता है। देखिए सरफेस क्यों 6000 डिग्री, क्योंकि उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कूलिंग कर रहा है ब्लैक बॉडी में अगर कूल होता है तो ब्लैक बॉडी का इंटेंसिटी होता है सिग्मा T⁴। टेम्परेचर का 4 गुना आपका टेम्परेचर इंटू टेम्परेचर ऐसा। इसीलिए टेम्परेचर कम होना मांगता है, क्योंकि उसी एनर्जी आपको रेडिएशन करने के लिए आपको T⁴ से आपको कूलिंग कर रहा है, ऑप्टिकली ठीक है, इसलिए टेम्परेचर कम है। लेकिन कोरोना को ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, कोरोना का डेंसिटी इतना कम है तो उन्होंने ब्लैक बॉडी नहीं इमिट कर सकता, इसलिए उन्होंने ब्रेनस्टॉर्म जैसे इनएफिशिएंट मेथड में टेम्परेचर को रेडिएशन को आपको रेडिएट करना पड़ता है। इसलिए उनको टेम्परेचर ½ ब्रेनस्टॉर्म का जो इंटेंसिटी है, लेकिन ब्लैक बॉडी में टेम्परेचर ⁴। ब्लैक बॉडी बहुत एफिशिएंट है ना। तो ये जो रेडिएशन आता है ये जो गरम हो जाता है, तो हमको देखना पड़ता है किसने इसको एनर्जी सप्लाई किया है। न्यूक्लियर तो आता है, पूरा एनर्जी का सोर्स ही न्यूक्लियर है, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाता है। सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड जो है उन्होंने रिकनेक्ट करता है, रिकनेक्ट करने के बाद उसको एनर्जी आता है v²/4π। समझ लीजिए तो आप लोग बोल रहे हैं कि अभी तक हम लोगों का जितना जानकारी है इसके बारे में, ये आदित्य एलन का ऑब्जर्वेशन हमारा ज्ञान थोड़ा बड़ा ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर क्यों ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है, बेस में क्या चल रहा है कि वो हीट सप्लाई दे रहा है जो उन्होंने कूलिंग नहीं कर पाता है। तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन कैसे होता है और वो कैसे रेडिएशन में ट्रांसफर होता है, और प्रोटॉन फर्मी एक्सेलरेशन, निकल जाता है, रिकनेक्शन प्रोसेस, so first order Fermi, second order Fermi, so all types of physical processes, whether it is a top first then bottom or bottom, and समझ लीजिए कि इधर एक कोरोना है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो कॉलिशन होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का, ये कॉलिशन इधर होता है पहले, तो बीच में इधर होता है पहले, बेस में होता है, उसके बाद इधर होता है, बेस में जाता है। ये बहुत मिल सकता है, मिलेगा इमेजिंग। अगर एक्सरे का इमेजिंग होता तो सबसे अच्छा मिलता, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है स्पेक्ट्रल लेगा, इमेजिंग नहीं लेगा, इसलिए हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि किधर रिकनेक्शन हो रहा है, बेस में हो रहा है या कोरोना का टॉप में हो रहा है। तो स्पेक्ट्रा होना जरूरी, इमेज होना जरूरी था, लेकिन इसी इंस्ट्रूमेंट में इमेजर नहीं है। और मेरा क्वेश्चन है, तो ये मशीन जा रहा है, ये जहाँ पे जा रहा है 16 सेकंड 24 के पीक को ये कवर करेगा, तो उस समय हम जानते हैं बहुत सारे फ्लेयर थोड़ा मास इजेक्शन होता है, तो ये उसको भी देखेगा। और हम लोग जो तमाम दर्शक करते हैं कि कॉर्नर मास इजेक्शन और फ्लेयर का इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर, तो ये यंत्र ये सारे जो मशीन जा रहा है वो आपको कुछ हेल्प करेगा, कैसे हेल्प कर सकते हैं, कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं, कैसे बोल सकते हैं, मींस ना आपको एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री कुड बी अंडरस्टूड। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री सबसे बड़ा बात है कि वो सोलर साइकिल के साथ कैसा चेंज करे आगे 6 साल तक, इसके डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने का संभावना है। माइक्रोफ्लेयर नंबर ऑफ माइक्रोफ्लेयर भी ज्यादा होगा, बेस एक्सरे को बेस भी A क्लास से C क्लास हो जाएगा शायद, सो बहुत सारे सब डायनामिक्स और भी क्लियर होगा ह्यूमन पे।
इंटरेस्टिंग सबसे बड़ा एक सोलर साइकिल के साथ एक्स-रे रेडिएशन, सोलर साइकिल के साथ ईवी रेडिएशन, ये सब चीज वन बाय वन जानने को। अगर पूरा साइकिल मिलता तो, लेकिन हमको शायद 6 वर्ष मिलेगा। अगर हम लोग प्रयास करेंगे कि ये 11 वर्ष तक चलते रहे और ताकि हम फुल साइकिल और ये रेफरेंस के बारे में काम कर सकते हैं, जो बाद में जो सैटेलाइट आएगा बाद में सेटल करेंगे। पकड़ के आगे ले जाएगा डाटा। आपने जो पूछा तो एटमॉस्फेरिक फेजेस के बारे में, जो ये एक्स-रे यूवी आयनोस्फीयर में कौन सा रिएक्शन करेगा और कितना अमाउंट तक एक्स-रे आ रहा है, कितना देर तक एग्जैक्ट सोलर साइकिल वेरिएशन कैसे हो रहा है, ये सब पता चला। और उसका जो रेमिफिकेशन है VLF में, वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, ULF रेडिएशन, जो रिफ्लेक्शन होता है आयनोस्फीयर से, वो रिफ्लेक्शन का टाइम अगर उधर कोई फ्लेयर आएगा, एटमॉस्फेयर का इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट भी उसका रिजल्ट नया रिजल्ट आएगा। आई हैव वन क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है। तो हमको हमारा सिमुलेशन करने के लिए वो पता चल चाहिए कि कितना एक्स्ट्रा आ रहा है इन सिटू, तो इसमें इन सिटू हमें मिल सकता है का डेटा या बाद में मिलेगा, ये हमें पता नहीं है। मेरा ख्याल से कोई किसी को सब कोलैबोरेशन Collaboration करना होगा, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स मनी है, उनको ये डाटा तो पब्लिक को देना ही होगा। लेकिन इसको का जो ट्रेडिशन है, मेरा ख्याल से 1 वर्ष के अंदर तो डेटा पीआई के पास जाएगा। उसके बाद अगर पीआई का मर्जी में डेटा आएगा तो आपको एक्स-रे स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा, पार्टिकल सब कुछ मिल रहा है। यूवी इमेज में मिल रहा है। इमेज से स्पेक्ट्रा आप कर सकता है। इमेज रिजोल्यूशन के जरिए आप डिफरेंट जाएगा प्लेस का डिफरेंट स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। सो इंटरेस्टिंग है ये, हमारे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम आयनोस्फेरिक साइंस करता है, उसमें इसको एक्स-रे का असर तो होता ही है। तो मैं डॉक्टर से एक क्वेश्चन है भाई, वो ये है कि जो सूट है, ये क्या कोई स्पेशल, इसमें कुछ स्पेशल जो बात है या इस तरह का इंस्ट्रूमेंट पहले भी भेजा जा चुका है? तो सूट जो काम करेगा वो 200 से 400 नैनोमीटर तक, तो एक यूनिक रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट इमेजिंग जा रहा है, मशीन जा रहा है, जो पहले किसी ने किया नहीं है। तो इसमें एक वही यूनिक बात है। लेकिन बहुत सैटेलाइट में जो डेटा है अल्ट्रावायलेट इमेज तो हार्ड हो जाता है। जो मैंने से पढ़ा उसके हिसाब से ये नियर अल्ट्रावायलेट रेंज है, और इस रेंज पर उस पर्टिकुलर पोजीशन पर अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऐसे पोजीशन पर इस तरह का एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर इसको भेजा जा रहा है। तो ये एक यूनिक बात है इस मिशन की। और मुझे लगता है कि हमने काफी अच्छा कवर किया है, डिस्कशन कर लिया है अपने आदित्य मिशन के लिए, और हम आशा करते हैं और हमारी शुभकामनाएं भी हैं इसरो के साथ, भारत के साथ, कि ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे और हमारे वैज्ञानिक जो इस मिशन में इन्वॉल्व हैं या जो इस मिशन से आगे अपनी वैज्ञानिक अध्ययन को करेंगे, उनके लिए उनको ये पूरी तरह से सफल रहे।